मध्य वर्गीय संस्कारी लड़का अपनी बिन ब्याही प्रेग्नेंट परिणीता और अपने होने वाले बच्चे के लिए अपनी मां की सहेली की लाडली बेटी को शादी के मंडप पर अकेला छोड़कर भाग सकता है। और इस खौफनाक कदम के पीछे एक लोकल बस की सीट से शुरू हुई वो कौन सी बेहद रोमांटिक और बेकाबू मोहब्बत थी जिसने दो परिवारों की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। दरअसल मेघना अभी स्कूल में पढ़ती थी। आकाश एक प्राइवेट जॉब करता था। लेकिन दोनों के स्कूल और जॉब का रास्ता बिल्कुल एक ही था। वे दोनों पहली बार एक भरी हुई लोकल बस में मिले थे, जहां बस की एक खिड़की वाली सीट को लेकर उन दोनों के बीच एक छोटी सी नोक-झोंक हो गई थी। उस मीठी सी लड़ाई के बीच में जब मेघना ने गुस्से में पलटकर देखा तो उसकी कजरारी आंखें आकाश की नजरों से टकरा गईं। उसी एक पल में दोनों के दिलों में मोहब्बत की पहली चिंगारी सुलग उठी। उस दिन के बाद से आकाश रोज उसी बस में मेघना का इंतजार करने लगा और धीरे-धीरे दोनों के बीच लंबी-लंबी बातें होने लगी। मेघना भी आकाश की मीठी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती थी। फिर एक शाम जब वो बस स्टॉप के पास सुनसान जगह पर बैठे थे तो मेघना ने संकोच के साथ आकाश को बताया, आज उसे स्कूल में पढ़ाया गया बायोलॉजी का एक चैप्टर समझ में नहीं आया है। जब आकाश मेघना की आंखों में झांकते हुए उस बायोलॉजी के चैप्टर की बारीकियों और इंसानी जिस्म की हरारत को बेहद धीमे स्वर में समझाने लगा, तो मेघना के तन बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेघना ने बिना कुछ सोचे आकाश का हाथ पकड़कर अपनी तेज धड़कती छाती पर रख दिया। उस पल आकाश के दिल की रफ्तार 120 की स्पीड से भागने लगी। वह चाह कर भी खुद पर काबू नहीं रख पाया। आकाश जैसे ही मेघना की धड़कनों को प्यार से सहलाने लगा, तो मेघना को एक अनदेखा सा मजा आने लगा और उसने बेकाबू होकर आकाश के होठों को अपने होठों से चूमना शुरू कर दिया। आकाश तो एक नौजवान लड़का था, वो भी उस पहली मोहब्बत के नशा में बह गया और उस शाम दोनों ने लोक लाज की सारी सीमाएं लांघ दी। लेकिन कहानी में सस्पेंस तब और गहरा गया जब कुछ हफ्तों के बाद मेघना ने रोते हुए आकाश को बताया, वह शादी से पहले ही बिन ब्याही प्रेग्नेंट हो चुकी है। आकाश अपने खून और अपने आने वाले बच्चे को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। लेकिन उधर उसकी माँ ने उसकी शादी अपने बचपन की सहेली की बेटी काव्या से तय कर दी थी। बदनामी के डर और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए आकाश ने शादी की रात मंडप से भागने जैसा खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ मेरा नाम काव्या है, मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी सहेलियां अक्सर मुझे सुहागरात के बारे में बताया करती थी। कॉलेज में मेरी सिर्फ लड़कियां ही दोस्त थीं। जो भी मेरी सहेलियां थीं उनके बॉयफ्रेंड भी थे। वे अक्सर उनके साथ खूब मज़े करती, लेकिन मेरा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत मायूस हो जाती थी। मैं सोचती थी जब भी मेरी शादी होगी, मैं भी अपने जज़्बात पूरे करूँगी, अपने हर अरमानों को पूरा करके रहूँगी। माँ-बाप ने कॉलेज कंप्लीट कराते ही मेरी शादी तय कर दी थी। माँ ने मेरी शादी अपनी बचपन की सहेली के बेटे के साथ तय कर दी थी। मैं अपनी माँ की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे माँ-बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जो चाहती थी वो हमेशा वही करते थे। इसलिए जब उन्होंने लड़के को मेरे लिए चुना तो मैंने मना नहीं किया। लड़के का नाम आकाश था और वह कर्नाटक में काम करता था। वह देखने में तो ठीक-ठाक ही था, लेकिन मुझे उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा पसंद था। वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसका गोरा चिट्टा सा रंग उसे बेहद हैंडसम बनाता था। माँ-बाप ने मेरी शादी उसके बड़े भाई आकाश के साथ तय कर दी थी। आकाश के पापा नहीं थे, मेरी मम्मी और आकाश की मम्मी ने मिलकर शादी तय कर दी थी, क्योंकि वह अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी। मेरे घर में शादी का माहौल पूरा बना हुआ था। घर में पूरी रौनक लगी हुई थी, हर जगह लाइटें लगी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी फीलिंग दबी हुई थी। जब मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार करने के लिए आगे बढ़ी और मुझे फिर से वो सारी वीडियो दिखाने लगी, वो मुझे समझाने लगी कि तुम अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या करना है। मेरी सहेलियाँ मेरे दिल के बहुत करीब रहा करती थी। वो मुझे अच्छे तरीके से हर बात समझाती थी, क्योंकि मैं इससे पहले कभी किसी लड़के के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखा था और मुझे उन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। वो बस देखकर मेरे भी तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं भी अपने अरमानों को पूरा कर सकूं। मैं आज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो भी मुझे देखता बस वो मेरी तारीफ करते नहीं थकता।
शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अगर मेरे देवर से शादी होती तो मैं तो और ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी लगता था। आकाश तो उसके मुकाबले में बहुत ही दुबला-पतला सा लड़का था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी? मेरी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए मैं शादी से पीछे भी नहीं हट सकती थी। माँ-बाप ने पूरी लगन के साथ शादी का इंतज़ाम किया था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर स्टेज पर बैठी हुई थी। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। आखिरी मौके पर मुझे ये खबर सुनने को मिली कि आकाश शादी से भाग गया है। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरी माँ अपनी सहेली को बहुत ज़्यादा बुरा-भला कह रही थी। वो कहने लगी, अगर तुम्हारे बेटे को शादी नहीं करनी थी तो फिर उसने हाँ क्यों की थी? उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं चुपचाप साइड पर खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। शादी में आए हुए मेहमानों को इस बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं था कि दूल्हा अपनी शादी छोड़कर भाग गया है। इसी वजह से मेरी माँ की सहेली ने अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे तय कर दी। जब उन्होंने ये बात अपने मुँह से कही तो ये सुनते ही मेरे तो दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं मन ही मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ आकाश शादी से भाग गया। मेरी सास हमें बताने लगी, आकाश किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन मेरी सास ने बहुत मना किया। वह उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका बेटा प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि वह शादी के रात ही भाग जाएगा। मेरे देवर का नाम कबीर था। कबीर 6 फीट 3 इंच का हाइट रखता था। बॉडी एकदम फिट थी। वह हमेशा जिम किया करता था। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मैं मन ही मन में सोच रही थी, काश मेरी शादी कबीर से हो जाती। अम्मा ने मेरी शादी आकाश से तय की थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल ही गया था और आज की रात मैं अपने सारे अरमान अपने प्यार से पूरे करूँगी। पंडित जी को बुला लिया गया था। जल्द से जल्द मेरी शादी कबीर से कर दी गई थी। मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगी, तूने 18 साल के लड़के से शादी क्यों की? ये तो बहुत बच्चा है, इसे सुहाग रात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। वह सुहाग रात की रात में तेरे साथ क्या करेगा? क्योंकि मेरी शादी पूरे 24 साल की उम्र में हो रही थी। कबीर 18 साल का था, वो मुझसे पूरा 6 साल छोटा था। इसे तो अच्छा किसी और से शादी कर लेती। तेरे अरमान भी पूरे हो जाते, क्योंकि शादी के रात हर दुल्हन का सपना होता है कि उसका पति उस पर खूब प्यार लुटाए। लेकिन ये तो अभी बच्चा है, वह कैसे क्या करेगा? मैंने कहा कि तुम लोग बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। कबीर को कोई नॉलेज नहीं है तो मुझे तो है। तुम लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है, तो आज मैं उस ज्ञान को ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। ये सब सुनते ही मेरी सहेलियाँ खूब ज़ोरों से हँसने लगी। मैं अब विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। बेहद खुश थी, लेकिन मेरी खुशी को अभी नज़र लगने वाली थी। ससुराल में मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया था। उन्होंने मुझे कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया। सुहाग रात के रात कमरे में जाते वक्त मेरी सास मुझे एक दूध का गिलास दे गई थी और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि कबीर को याद से दूध पिला देना, और कहा ये रस्म होती है। शादीशुदा जोड़े को सुहाग रात को गर्म दूध दिया जाता है ताकि उनमें ताकत आ जाए। ये सुनते ही मैं थोड़ा शर्माने लगी थी। मैं सास की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उनके बड़े बेटे आकाश ने जो आज किया था वो बहुत ही गलत किया था। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए आकाश बेशक शादी से भाग गए हैं, लेकिन मैं फिर भी तो आपके घर की बहू बनकर आ गई हूँ। ये सुनते ही मेरी सास मुस्कुराने लगी और फिर मुझे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। वह दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैं कमरे को अच्छे से देख रही थी। हर जगह कबीर की तस्वीर लगी हुई थी। वह तस्वीर में इतना हैंडसम लग रहा था, कोई भी उसका दीवाना हो जाता। मैंने दूध को साइड टेबल पर रख दिया। फिर दुल्हन के जोड़े में बेड पर आकर बैठ गई। फिर सोचने लगी, मैं कैसे कबीर से अपने प्यार का इजहार करूंगी। मैं दोस्तों के बताए हुए ज्ञान और वीडियो को भी सोच रही थी, क्योंकि शुरुआत तो मुझे करनी ही थी। पता नहीं कबीर को इन सब के बारे में पता है या नहीं। ये सब कैसे करते हैं? मेरे दिल में कई अरमान थे। सर्दी का मौसम था। आज की रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस वक्त भी मेरा बदन पूरा सुलग रहा था। शादी को लेकर मेरे कई सपने थे, आज पूरे होने वाले थे। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। कमरे में ना ही कोई सेज सजाया हुआ था। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हमेशा हुआ करता है। फिर 1 घंटे के बाद कबीर कमरे में आए थे। उन्हें देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। सर से पसीने छूटने लगे थे। वह धीरे से मेरे पास आए और मेरे बगल में आकर बैठ गए।
फिर मुझसे कहने लगे, काव्या, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। ये सुनते ही मेरे दिल के अरमान चूर-चूर हुए थे। मैं तब से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं सो जाऊँ। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने कबीर से कुछ भी नहीं कहा। मैंने चुपचाप जाकर कपड़े बदल लिए और जब मैंने कपड़े बदलकर वापस कमरे में आई, तो देखा कबीर तो मुझसे पहले ही सो गए थे। मुझे लगा कि शायद आज वो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए वो जल्दी से सो गए। मैं भी धीरे से जाकर कबीर के बगल में सट कर सो गई थी। धीरे से उसके कमर को टच करने लगी थी, लेकिन वह तो मुझसे और दूर हट गया। फिर मैं गुस्से से करवट बदलकर सो गई, क्योंकि मैं भी शादी में बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसलिए कब गहरी नींद में सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। जब सुबह उठी तो मुझसे पहले कबीर कमरे से जा चुके थे। मेरी आंख तब खुली जब मेरी सास कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। वह कहने लगी, कल की रात अच्छी बीती होगी। यही सुनते ही मेरा मुंह लटक गया, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं कहा। मैंने हल्की सी स्माइल दे दी। फिर सास ने कहा, जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ। और नाश्ते पर कबीर तो कब से फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ है। ये सुनते ही मैं जल्दी से जाकर फ्रेश हुई, अच्छी सी साड़ी पहन ली। सोचा आज कबीर को अपनी तरफ कर लूंगी, वह खुद बेकाबू होकर मेरे पास आ जाएंगे। साड़ी पहनकर मैंने नीचे गई तो सबने मेरी तारीफ की, सिवाय कबीर के। कबीर ने तो एक बार भी मुझे नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वह सिर्फ 18 साल का है और उसे इन सब के बारे में मालूम ही नहीं है। मुझे खुद ही उसको अपनी तरफ खींचना होगा, तभी वो मेरे पास आएगा। सारा दिन मुंह दिखाई के रस्म में बीत गया। उस रस्म में सब आस पड़ोस की औरतें मुझे देखने के लिए आई थी। मुझे जब वो देखती तो खूब मेरी तारीफ कर जाती और मेरी सास से कहती कि तुमने तो हीरे जैसी बहू चुनी है। इस रस्म में मैं भी बैठे बैठे अपने पति कबीर को ही ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा शायद वह किसी काम से बाहर गए होंगे। शाम को जब सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए तो मैं भी रात का खाना खाकर जल्दी अपने कमरे की तरफ चली आई, ताकि मैं अपने पति को अपनी तरफ खींच सकूं। मैंने सोचा आज कबीर जब कमरे में आएंगे तो मैं खुद ही उनके करीब चली जाऊंगी और अपने प्यार का इजहार उनसे कर दूंगी। और मैंने आज एक बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहन रखी थी, जिसके दोनों साइड से कट लगा हुआ था, जिसे पहनते ही मेरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि कबीर मुझे नाइटी में देखते ही उसके जज्बात उभरने लगेंगे और वह खुद मेरी तरफ खिंचता हुआ चला आएगा, लेकिन शायद मेरी गलतफहमी थी। पहली रात की तरह मैंने फिर से कबीर का इंतजार किया। इंतजार करते करते रात के अब 2:30 बज चुके थे। बेसब्री से अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। कबीर को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जब सुबह के 4 बजे तो वह अंदर आए। वो मुझे देखकर कहने लगे, मुझे माफ कर देना, मैं किसी काम से बाहर चला गया था, आने में थोड़ी देर हो गई थी। ये सुनते ही मेरा थोड़ा दिल शांत हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अपने से दूर करते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर देना, मेरे भाई ने तुम्हें शादी के स्टेज पर छोड़ दिया और तुम मेरे भाई की दुल्हन हो। बेशक मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन अभी भी तुम मेरी भाभी हो। मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। समाज के बदनामी की वजह से मैंने तुमसे शादी की है। अगर मैं शादी नहीं करता तो समाज तुम पर तरह तरह के इल्जाम लगाता। और फिर मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मजबूर किया था शादी के लिए, ताकि तुम्हारी इज्जत बचा सकूं। मुझे माफ कर देना, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे ताकि लोगों को हमारे बारे में कुछ पता न चले। तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें कोई लड़का पहले से पसंद है तो तुम उससे शादी कर सकती हो और इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, क्योंकि अगर मेरे भाई ने आपको धोखा दिया है तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन याद रखना, मैं आपको कभी उस नज़र से नहीं देख सकता, तो इसलिए तुम मेरे से दूर रहा करो। मैं तुम्हारे साथ अपना पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं निभा सकता। पर उसे कौन बताता, मैं तो उसे पहले से ही पसंद करती थी। जब से मैंने उसे देखा था, ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकली थी। मैं कुछ भी बोलने या सुनने की हालत में नहीं थी। ये सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर बहुत अच्छे से काबू कर रखा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम भी मुझसे साफ साफ कह देते, लेकिन अब शादी करने के बाद तुम मुझे अपनी पत्नी भी स्वीकार नहीं कर रहे और ना ही मेरा हक देते हो, मुझसे दूर भागते हो। ये सुनकर कबीर कहने लगा, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा, जो कहना था मैं कह चुका हूँ। मेरी बात अपने पल्लू में बांध लो, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें कभी भी मैं उस नज़र से नहीं देख सकता। ये कहते ही कबीर जाकर बिस्तर पर बैठ गया और मैं फिर वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। फिर चुप से जाकर बिस्तर पर लेट गई।
मेरे जितने भी शादी को लेकर दिल में अरमान थे, वे सारे अब पानी में बह गए थे। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था मेरी ये ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। एक दूल्हा मुझे स्टेज पर छोड़कर भाग गया, दूसरा शादी करके भी मुझे अपने दिल में पत्नी की जगह नहीं दे पा रहा। मैं इस घर में किस हैसियत से रहूँगी? यही सोचते-सोचते मैं फिर कब सो गई मुझे मालूम ही नहीं हुआ। सुबह जब मैं फिर से उठी तो पहले की तरह कबीर मुझसे पहले ही कमरे से जा चुके थे। कॉलेज के टाइम जब मेरी सहेलियाँ मुझसे बताती थी, शादी को लेकर तो मैं सोचती थी शादी के बाद मेरा पति सुबह उठते ही मुझे बड़े प्यार से उठाएगा, मेरे माथे को चूमेगा। लेकिन मेरे शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी शादी बेरंग हो गई थी। यूं ही मन उदास लेकर मैं फिर से उठी और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। नाश्ता बनाकर जब मैं कबीर को देने के लिए आई तो मैंने देखा वो बस सर झुकाए बैठे हुए थे। मैं चुपचाप उनकी प्लेट में नाश्ता दिया। किचन में आ गई, मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। हर लड़की की तरह मेरे भी कई सारे अरमान थे, लेकिन वे सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके थे। मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरा पति मुझसे इस तरह का बर्ताव करेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यूं तो मैं खूबसूरती में कम भी नहीं थी, मेरे मुकाबले में कोई नहीं था। किस्मत देखो कितनी बुरी बनाई थी भगवान ने। माता पिता ने जो पसंद किया वो मुझे स्टेज पर छोड़ गया, और जो मैंने पसंद किया वो मुझे पूछता तक नहीं। अब मैं बहुत हार चुकी थी। यूं ही कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में मुझे लिए बड़े प्यार से कहने लगी, कबीर तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? मैंने कहा मम्मी जी वो अच्छे तो हैं। तो वो कहने लगी कि बेटी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला मधुर संबंध है क्या? तुम मेरी बात को समझ रही हो? अगर नहीं समझ रही हो तो मैं खुलकर इस बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या तुम अपने पति के साथ शारीरिक संबंध में कोई रुकावट तो नहीं? मैं सास की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी और सर झुकाकर कहने लगी, नहीं मम्मी जी। मेरी सास कहने लगी, मैंने तुमसे इसी वजह से पूछा था क्योंकि मैं भी इस घर में रहती हूँ और मैंने तुम्हें और कबीर को कभी एक साथ बात करते हुए भी नहीं देखा। फिर मेरी सास मुझसे कहने लगी, विश्वास करो, अगर मेरे एक बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है तो दूसरा बेटा तुम्हें जरूर अपना लेगा। वह अभी शायद तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा, शायद उसकी उम्र भी कम है और उसे अभी दुनियादारी की पता नहीं है। वह सिर्फ अभी पढ़ाई करना चाहता है। वह स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हुआ है, चाहता है वो पढ़ाई करे। और मैं जब भी उससे पूछती हूँ तो वो मेरी बात सुनता ही नहीं। कहता है माँ मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब इससे ज्यादा मुझसे कोई चीज की उम्मीद मत रखना। मैं अपने पढ़ाई में बिजी हूँ। मैंने आपकी लाज रख ली है, अब तुम्हारी बारी है इस सबको हैंडल करने की। बहू मुझे थोड़ा समय दे दो, कबीर जरूर तुम्हें अपना लेगा, तुम्हें तुम्हारा हक देगा। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कई दिन से मैंने ये सब अपने दिल में दफन किया हुआ था। घर से भी जब माँ फोन करके पूछती थी तब मैं उनसे झूठ बोलती कि कबीर मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन उसने तो आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखा था। मेरी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। सास मुझे दिलासे दे रही थी, भगवान पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सास ने कहा कि बेटी हो सके तो तुम थोड़ा पहल किया करो, क्योंकि कबीर अभी 18 साल का ही है। एक औरत ही अपनी खूबसूरती से अपने पति को काबू कर सकती है। ये सुनते ही मेरी फिर से हिम्मत जाग उठी थी। शादी को भी अब 3 महीने हो चुके थे। अब मुझे एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए थी। इसी वजह से मैं रात को फिर से तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कबीर कमरे में आए तो मैंने उनके करीब आने लगी। वो मुझसे फिर धीरे-धीरे दूर जाने लगे। फिर मैं कबीर के सीने से जा लगी तो उन्होंने मुझे गुस्से से दूर कर दिया और कहने लगे, काव्या तुम्हें पहले भी मना किया है कि आप मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखो। मैं कभी तुम्हें उस नज़र से देखता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं। तुम अपनी फीलिंग संभाल कर रखो, मुझ पर ना आजमाओ। मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है। तुम इस तरह की बेकार की कोशिश करना छोड़ दो। अगर तुम और माँ मुझे ज़्यादा मजबूर करोगी तो मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊँगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में इसके अलावा भी बहुत काम है। मैंने कबीर से गुस्से में कहा, हमारी शादी को अब 3 महीने होने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दूँ? अगर आपको भी अपने भाई की तरह करना था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरे मन में जो भी गुस्से में आ रहा था वो बोलते जा रही थी। फूट-फूट कर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। कबीर चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहे थे। फिर मैंने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोती-रोती घर के गार्डन में गई। मेरी ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर ले आई थी
ना मैं आगे जा सकती थी, ना मैं पीछे मुड़ सकती थी। मैं अपने जज़्बातों को, अरमानों को दफ़न कर चुकी थी। हर लड़की को शादी को लेकर कई सपने होते हैं, लेकिन मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मैं जितना भी सपनों को जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बता सकती थी। इसी तरह मेरी सास ने 1-2 बार कबीर को फिर से प्रेशर दिया था कि मुझसे अपना संबंध ठीक कर ले। इसी गुस्से में अपना घर छोड़ गया था और हॉस्टल में रह रहा था। वो पढ़ाई करने में बहुत तेज़ था। उसका सिर्फ ध्यान पढ़ाई पर था। मेरी सास अब मजबूर हो गई थी। वह करे तो क्या करे? इसी तरह 1 साल बीत गया। आज सुबह ही दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा कि कबीर लौट आया है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उस आदमी को देखकर बिल्कुल हक्का-बक्का रह गई। आकाश अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा था। मेरी सास भी मेरे पीछे ही आई। देखते ही वो भी हैरान रह गई। कबीर ने अपने भाई को फ़ोन करके आकाश को और उसके पत्नी को घर बुला लिया था और उसने अपने भाई से अपने दिल की बात की थी। उसने कहा था कि मैं जब तक पढ़ाई नहीं कर लेता, मैं इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचूँगा। अपने भाई से कहा था कि काव्या को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। उसे ऐसे ही किसी के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए। या तो अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दे या फिर अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहती है वो कर सकती है। अगर उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। पर मैं अभी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता और मैं काव्या को ये नहीं कहता कि काव्या बैठकर मेरा इंतज़ार करे। काव्या के लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। आकाश और उसकी पत्नी ने आते ही मुझसे माफ़ी माँगी। आकाश ने भी कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं मेघना से प्यार करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की और मेघना भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे भाई कबीर ने भी मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम चाहो तो इस घर में रहकर उसका इंतज़ार कर सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर जाना चाहती हो तो खुशी से जा सकती हो। आकाश की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। आखिर मैं क्या करती? मैंने अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी। मेरी माँ मेरी सास पर ही चढ़ बैठी। उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरी माँ मेरी सास पर बिगड़ गई। पहले तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए था। बिना उसके मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। दोनों बेटों ने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मैं भी अब बिल्कुल टूट चुकी थी। अपनी शादी को लेकर मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे। अब मैं शादी के नाम से ही घबराती थी। अपने ही नज़रों में गिर गई थी। माँ के साथ मैं अपने घर आ गई थी। माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढूंगी और तुम पढ़ाई कर सकती हो। मैंने भी इस चीज़ को अब दिमाग से निकाल दिया और पढ़ाई करने लगी। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फार्म भर दिए थे। टीचर ट्रेनिंग के लिए मैं दूसरे शहर चली गई थी। वहाँ मुझे 4 साल लगे। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और अब मैंने टीचिंग की नौकरी के लिए फार्म भर दिए थे। मुझे एक इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए भर्ती कर लिया गया था। मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंसान को अगर मोहब्बत में धोखा मिले तो वह इंसान बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है और मुझे एक बार नहीं, मुझे तो 2-2 बार धोखा मिला था और उस धोखे से मैं बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी और उस धोखे ने मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाया था। अब मेरे अंदर किसी जीवन साथी की इच्छा नहीं थी। जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वहाँ पर 15 अगस्त के लिए झंडा फहराया जाना था। ये स्कूल इंटरनेशनल स्कूल था। झंडा फहराने के लिए यहाँ फिल्म स्टार को बुलाया गया था। स्टार के सुरक्षा के लिए पास के थाने से पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। अचानक से मेरे सामने इंस्पेक्टर की वर्दी में एक आदमी आया। उसे देखकर मैं बिल्कुल हिलकर रह गई थी। मेरी आत्मा तक घबरा गई थी क्योंकि वह कोई और नहीं कबीर था और उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने कबीर से डिवोर्स नहीं लिया था क्योंकि कबीर मेरे दिल में बसता था और मैं पूरी ज़िंदगी उसी के नाम पर काटने वाली थी। लेकिन कबीर ने मुझे बीच में थाम लिया था। आज मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफ़ी माँग रहा था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। उसने बताया कि कॉलेज के लास्ट टाइम मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैंने उस लड़की को प्रपोज़ कर दिया था। मैं उस लड़की के लिए पागल हो गया था। लेकिन वो लड़की सिर्फ़ पैसों के पीछे भागती थी। वो मुझसे सिर्फ़ टाइम पास करती थी। जब मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चला तो मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया था। उसके बाद मुझे तुम्हारी याद सताने लगी। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने किसी से पता करवाया था तो मुझे पता चला कि तुमने अभी तक शादी नहीं की है। तुम किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हो। मुझे तुम्हारी कामयाबी सुनकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारा पता लगाता। भगवान ने आज हम दोनों को मिला दिया है।
और आज 15 अगस्त भी है। मुझे माफ़ कर दो, देखो तुम्हारा पति एक इंस्पेक्टर बन चुका है और तुम टीचर। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मुझे तो कबीर पहले से ही पसंद था। मैं तो उसको इंस्पेक्टर की वर्दी में देखते ही हैरान रह गई थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। यूँ अगर वह उस वक़्त अपनी पत्नी के जुल्फ़ों में फँस जाता तो वह इंस्पेक्टर ना बना होता और मैं भी एक टीचर ना बनी होती। समय बहुत बलवान होता है और उस समय ने हमें एक कामयाब इंसान बनाया था। मैंने कबीर को तुरंत माफ़ कर दिया, अपने सीने से लगा लिया। मैं कबीर के अलावा किसी को अपने दिल में रख भी नहीं सकती थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कबीर मुझे लेकर सीधा अपने घर गया था। मेरी सास और आकाश मुझे देखकर हैरान हुए थे। कबीर ने अपने भाई को गले से लगाया और अपनी माँ से और अपने भाई से माफ़ी मांगने लगा। आज घर में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि घर में आज सभी बहुत खुश थे। सब लोग कमरे में जाकर ढेर सारी बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैं कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। मैंने रात का खाना बनाया। रात का खाना खाकर सबके बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मन में बहुत परेशानी थी, मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही कबीर कमरे में अंदर दाखिल हुआ, कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई। अचानक ही पीछे से किसी ने मुझे जोर से जकड़ लिया था। फिर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मैं चिल्ला भी नहीं पाई थी, क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था, ताकि मैं चिल्ला भी ना पाऊं। जब मुझे धीरे से पकड़कर बेड पर बिठाया, कमरे की लाइट ऑन की और सामने जो आदमी था उसे देखकर तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि सामने वही आदमी मौजूद था जिसके लिए मैंने इतने अरमान सजाए थे, जिसके याद में मैं पूरे 8 साल बिताए थे। जब लाइट ऑन हुआ, जब मैंने कमरे को जगमगाते हुए देखा, तो मेरे होश उड़ गए थे। कबीर ने फूल और लाइटों से कमरे को सजाया था। वह कमरा सुहाग रात जैसा कमरा लग रहा था। हर जगह फूल ही फूल बिखरे हुए थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे एक तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि 8 सालों में कबीर ने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली थी। मुझे कबीर के बारे में ज़रा भी कोई खबर नहीं थी। वो कहाँ है और क्या कर रहा है? और जो बात उसने स्कूल में बताई थी, वो किसी लड़की के मोहब्बत में पड़ गया था, तो मेरा दिल करची-करची हो गया था। कबीर मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, "काव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए दिल से तुमसे माफ़ी माँगता हूँ और मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन तुम भरोसा करो, अब तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। मेरी और तुम्हारी शादी एक दबाव में आकर हुई। तुम उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मेरे सर पर उस वक़्त सिर्फ़ पढ़ाई का जुनून था और देख लो, आज तुम्हारे सामने एक इंस्पेक्टर है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने कितनी बड़ी गलती की, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। जो वक़्त बीत गया वो मैं दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन आने वाले पलों में हर कदम पर तुम्हारे कदमों में रहूँगा।" मैंने भी उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। फिर कबीर ने लाइट बंद करके जो किया, वो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मैं नहीं जानती थी कबीर में इतनी ताकत है। कबीर तो बहुत ही रोमांटिक आदमी निकला। उसने तो मुझे सांस भी ना लेने दी और अब तो वह एक जवान मर्द हो चुका था और मैं भी अब 32 साल की हो चुकी थी। कबीर पूरा भरपूर मर्द हो चुका था, वो भी 24 साल का हो चुका था। लेकिन आज की रात बहुत अलग थी, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। कबीर ने मुझे बिस्तर से उठने तक ना दिया। जो प्यार लुटाया, जो प्यार किया, उसका सपना मैंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन आज बहुत खुशी, मेरे सारे अरमान पूरे हो रहे थे। उसी वक़्त का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज वह दिन भी आ गया था। आज की रात मीठे दर्द और प्यार भरी रात थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 12 साल बीत गए थे। मेरे 2 प्यारे-प्यारे बच्चे भी हैं। अब मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। लास्ट में ये कहना चाहूँगी, शादी कभी भी ज़बरदस्ती ना करें। ऐसे रिश्ते में प्यार कभी नहीं मिलता। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैंने अपने पति कबीर को दोबारा अपनाकर गलत किया या सही किया? मुझे आप लोगों की राय जाननी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब जाते-जाते बस दिल से एक छोटी-सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफ़े से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ